नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। सेशन की शुरुआत करेंगे। पिछले वीडियो के प्रश्न से हमने आपसे पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान द्वारा हालिया जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में लगभग कितना प्रतिशत युवा बेरोजगार है। इस रिपोर्ट के बारे में जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, आपको बताया था हमने 83% जो युवा है भारत में वो बेरोजगार है, और इसमें भी 83% में भी जो पढ़े लिखे युवा है खास करके वो मतलब उनकी जो संख्या वो अधिक है, यानी कि वो अधिक बेरोजगार है। इस रिपोर्ट में इस चीज का खुलासा हुआ है। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। कोशिश आप लोग कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, जब आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते हैं वहां पर पूरी जानकारी जो हम आपको देते हैं उसको वहां पर अवश्य लिखिए। लिखने से फायदा ये होता है कि चीजों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। अब यहां पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। प्रश्न है कि 31 मार्च 2024 को वित्तीय वर्ष 2023-24 का समापन हो गया। बताएं कि इस वित्तीय वर्ष में बिहार को केंद्र से लगभग कितनी राशि प्राप्त हुई है। इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर है 1.73 लाख करोड़ रुपए, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। 1.73 लाख करोड़ रुपए ये केंद्र से बिहार को प्राप्त हुई है विभिन्न क्षेत्रों में। आइए इसको हम डिटेल में देखते हैं। खास करके ये सारे आंकड़े जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, पहला पॉइंट है कि आंकड़ों के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 2023-24 की। तो इस वित्तीय वर्ष में बिहार को केंद्र से लगभग 1.73 यानी कि 1.73 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुआ है, जिसमें कि केंद्रीय करों में हिस्सा, केंद्र प्रायोजित योजनाओं और साथ ही साथ जीएसटी में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में मिलने वाली राशि आदि शामिल है। तो कुल मिला के जो आंकड़ा है वो है 1.73 लाख करोड़ रुपए। ये चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं तो दो पॉइंट और भी हमने शामिल किया है जो हमें लगा इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जा सकते हैं, जिसमें जीएसटी में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 28,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए तथा केंद्र प्रायोजित योजना के तहत लगभग 44,000 करोड़ रुपए बिहार को मिले। तो ये सारे जो आंकड़े हैं इनसे संबंधित है, डायरेक्टली आप ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए चर्चा हो रही है जीएसटी की। तो जीएसटी एक अहम टॉपिक आपके लिए हो सकता है और इसके बारे में आपको सारी जानकारी ध्यान रखनी चाहिए। दरअसल जीएसटी की हम बात करें तो इसका जो पूरा नाम होता है ये होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आइए ये तमाम चीजों को हम यहाँ पर अगले स्लाइड में देख लेते हैं। जो जीएसटी से संबंधित हमने चीजों को यहाँ पर आपके समक्ष रखा है। तो जीएसटी का जो पूरा नाम होता है, जो जीएसटी शब्द यहाँ पर हमने लिखा है जीएसटी, तो इसका पूरा रूप होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। सबसे पहला पॉइंट यही आपको ध्यान रखना है, इसका पूरा नाम क्या होता है। और एक बात ये भी ध्यान रखेंगे, यह एक अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स का एक उदाहरण है। तो इसको समझिए कि जीएसटी अर्थात वस्तु एवं सेवा कर भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर या फिर आपूर्ति पर उपयोग किए जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखिए। अगला पॉइंट है कि जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा लाया गया था। आधिकारिक तौर पर भारत में ये लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। पूरे भारत में जो जीएसटी लागू हुआ कब? तो 1 जुलाई 2017 को। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जीएसटी सबसे पहले पूरी दुनिया में कहां पर लागू हुआ था, तो फ्रांस में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? तो 1954 में। तो ये चीजें भी आपको यहाँ से संबंधित ध्यान रखना है। अच्छा, 1954 जब भी आप देखते हैं तो एक चीज आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि 1954 में ही पंचशील समझौता हुआ था भारत और चाइना के मध्य। और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके चीनी समकक्ष थे चाउ एन लाई। और ये प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ है, ये जानकारी आपको मालूम होगा अगर आप प्रीवियस वर्षों के प्रश्न पत्र को देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट है कि जुलाई 2023 में यानी कि पिछले वर्ष केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया था। आप यहाँ पर तस्वीर में भी ये देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ से इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है कि बताएं कि बिहार के किस जिले के झंझारपुर में स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका करेक्ट जो आंसर है, ये अभी हाल ही में ये समिट आयोजित हुआ है मधुबनी में। मधुबनी जिले में एक स्थान है झंझारपुर, यहीं पर ये आयोजित हुआ है। आइए इसको लेकर संबंधित तथ्यों को हम देखते हैं। दरअसल पहला पॉइंट है कि बिहार के झंझारपुर जो कि मधुबनी जिला के अंतर्गत है, यहीं पर स्थित
मिथिला हाट परिसर में स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन 31 मार्च 2024 को सांसद संजय कुमार झा के द्वारा किया गया। ये यहाँ पर ध्यान रखिए, सांसद संजय कुमार झा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। हालांकि इसका जो उद्घाटन होना था, इसको लेकर हमने एक पॉइंट यहाँ पर यह भी ऐड किया है कि इस स्वर्णिम मिथिला समिट का जो उद्घाटन है उद्योग सह पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा के हाथों होना था, किंतु किसी कारणवश वो समारोह में नहीं पहुंच सके थे। तो कुल मिलाकर ये जानकारी हमने यहाँ पर इसलिए भी ऐड कर दिया, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि ये इनके द्वारा उद्घाटन नहीं किया गया। दरअसल यहाँ पर हमने इस पर्पज से इसे ऐड किया कि आप ये ध्यान रखें कि जो नया मंत्रिमंडल गठित हुआ उसके बाद जो विभागों का बंटवारा हुआ, तो इस समय जो उद्योग और पर्यटन विभाग में मंत्री हैं, जो मतलब इसका जो कार्य जिम्मेदारी है वो नीतीश मिश्रा के पास है। तो ये चीजें ध्यान रखें। इससे पहले उद्योग विभाग की जो जिम्मेदारी थी वो समीर कुमार महासेठ के पास था। ये चीजें आपको यहाँ से रिलेट करके याद रखनी है। देखिए, हम बात कर रहे हैं इस समिट की, तो इस समिट में देश और विदेशों के विभिन्न भागों में रहने वाले मिथिलांचल यानी कि मिथिला क्षेत्र के उद्योगपति शामिल हुए, जहां पर मिथिला क्षेत्र में उद्योग लगाने और रोजगार बढ़ाने की असीम संभावनाओं पर यहाँ पर चर्चा की गई है। तो ये चीजें आपको समझना है। और खास करके बिहार में जो इस तरह का जो आयोजन होता है, ऐसे में एक प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है, वो हम आपको दिखलाएंगे। लेकिन उससे पहले जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मिथिला की, तो मिथिला से एक चीज आप रिलेट कर सकते हैं, मिथिला मखाना। हालांकि इसको लेकर आपको जानकारी दिया हुआ है, आप इस वाले पॉइंट को देखिएगा। लंबे समय के संघर्ष के बाद 14 अगस्त 2022 को केंद्र सरकार द्वारा मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया था। और आपको ये ध्यान रखना है कि जीआई टैग जो मिला है मिथिला मखाना को, पहले इसे बिहार मखाना नाम दिया गया था, बाद में इसे संशोधित करते हुए मिथिला मखाना के रूप में इसे जीआई टैग दिया गया है। अच्छा, मिथिला मखाना की बात कर रहे हैं तो ऐसे में एक पॉइंट ये भी अतिरिक्त है कि बिहार में मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में है, जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2002 में। तो इतनी सारी बातें फिलहाल यहाँ से आप ध्यान रखिए। अब यहाँ पर आगे चलते हैं और आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी मैं यहाँ से दे दूँ। तो यहाँ पर जो आप ये सारी चीजें देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा। 2023 में खास करके जो भी महोत्सव आयोजित हुए हैं उसकी सूची आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ से एक प्रश्न आपके बीपीएससी ट्री एग्जाम में पूछा गया, 11वां थावे महोत्सव जो कि गोपालगंज में 15 से 16 अप्रैल 2023 को आयोजित हुआ। बीपीएससी ट्री एग्जाम में यहाँ से प्रश्न अराइज हुआ। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि 2023 का है तो नहीं पूछा जाएगा, आपसे एग्जाम में 2022, 21 और 20 का भी पूछा जा सकता है। जो इंपॉर्टेंट होते हैं, हमने रिसेंटली कुछ एग्जाम में देखे हैं बिहार के कि पुराने करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं। तो 2023 का जो महत्वपूर्ण महोत्सव है वो यहाँ पर हमने आपको बतला दिया। और 2024 में जो रिसेंटली अभी आयोजित हुआ है ये भी आप ध्यान रखिए, जो अभी हम आपको जानकारी दे रहे थे। हालांकि इसके अतिरिक्त पूरे भारत में जो अन्य महोत्सव या फिर त्योहार आयोजित हुए हैं अब तक, वो कंप्लीट सूची जो इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगा कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सभी चीज़ें यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। ये चीज़ ध्यान रखिए, ये चीज़ें हम अपडेट करते रहते हैं। रिसेंटली जो अभी आयोजित हुआ है ये गोरशम कोरा महोत्सव आयोजित हुआ। इसके अतिरिक्त विश्व आध्यात्मिक महोत्सव कान्हा शांति वनम हैदराबाद में आयोजित हुआ है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगर आप करंट अफेयर्स की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो डेली बेसिस पर हमारे क्लासेस को जरूर फॉलो कीजिएगा। निश्चित तौर पर ये आपको भरपूर हेल्प करेगा आपके बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में। और जो लोग बीपीएससी मेकर ऐप पर कोर्स लिए हुए हैं तो आप लोग कोशिश कीजिए कि एप्लीकेशन पर ही वीडियो वगैरह जो भी टेस्ट वगैरह वहीं पर आप दें, वहीं पर वो देखें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और जो बात हम कर रहे थे एक्चुअली में यहाँ पर जीआई टैग की चर्चा हो रही थी। तो जीआई टैग की बात करें तो इसका जो रजिस्ट्री का जो मुख्यालय है जीआई टैग रजिस्ट्रेशन का, ये चेन्नई में है, तमिलनाडु की राजधानी, यहीं पर ये इसका मुख्यालय है। और किसी वस्तु या फिर उत्पाद को 10 वर्ष की अवधि के लिए जीआई टैग दिया जाता है। और बिहार को जो आखिरी बार मिला था जीआई टैग वो अप्रैल 2023 में पश्चिमी चंपारण जिले के मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया था। ये छठा उत्पाद है कृषि कैटेगरी में बिहार से जिसे जीआई टैग मिला है। तो ये चीजें ध्यान रखिए, कंप्लीट वो सूची है बिहार के उत्पादों की जिसको जीआई टैग मिला। अब तक बिहार को 3 कैटेगरी में जीआई टैग मिला। पहली कैटेगरी है खाद्य पदार्थ, दूसरी कैटेगरी है हस्तकला जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तीसरी कैटेगरी है कृषि। तो ये चीजें यहाँ से संबंधित है, आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, मरचा चावल से पहले मिथिला मखाना को मिला था कब, तो अभी हम आपको जानकारी दे रहे थे, आपको याद होगा 2022 में 14 अगस्त को मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया था। चलिए, तीसरा प्रश्न आपके समक्ष है कि हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या फिर कंपनियों की हिस्सेदारी बेचकर कितनी राशि अर्जित की है। तो नवीनतम ये आंकड़ा है और आंकड़ों के आधार पर इसका करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर सी,
यानी कि 16,500 करोड़ रुपए की राशि कह सकते हैं अर्जित किया है, जो खास करके जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम है या फिर उपक्रम या फिर बोल सकते हैं कंपनी, उसको एक प्रकार से जो आंशिक हिस्सेदारी बेचकर ये रुपया अर्जित किया गया है। तो वही चीज़ें यहाँ पर हमने लिखा है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि पीएसयू यूनिट जो है मतलब खास करके, तो इसको कह सकते हैं एक प्रकार से आंशिक हिस्सेदारी बेचकर भारत सरकार ने 16,500 करोड़ रुपए तकरीबन 1.98 अरब डॉलर की कमाई की है। ये रिपोर्ट हालिया आई है, एक आधिकारिक रिपोर्ट है जिसमें इसकी चर्चा की गई थी। तो फिलहाल यहाँ से यही सारी बातें हैं जो कि आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, आगे चलते हैं और आपको एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पर आपके लिए एक ऑफर ये है, नया एप्लीकेशन पे हम लोग शिफ्ट हुए हैं। तो कुछ लोग डिमांड कर रहे थे कि सर नए एप्लीकेशन पे शिफ्ट होने की खुशी में कुछ ऑफर आपको लाना चाहिए कोर्स में। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बीपीएससी मेकर ऐप पर आपके कोर्स में, जो बीपीएससी वाला कोर्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस कोर्स में जो चीज़ आपको प्रदान की जा रही चीज़ें तो वही रहेगी, लेकिन इसमें एक ऑफर ये है कि आप जो कोर्स को परचेज करेंगे, आपको ध्यान रखना है एप्लीकेशन पर जाकर आप ये देखेंगे कि यहीं पर आपको एप्लीकेशन पर जो कोर्स परचेज करेंगे तो वहाँ पर एक प्रोमो कोड दिखेगा वेलकम, बस उस पर आपको टैब करना है। उसके बाद कोर्स का जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। 199 में आप ये तमाम मटेरियल को जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसी में आपका पूरा का पूरा नोट्स होगा जो आपके बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम दे रहे हैं। इसमें बिहार जीके होगा, करंट अफेयर्स की पूरी पैकेज होगी, दोबारा चीज़ें आपको कहीं से नहीं पढ़नी है, और टेस्ट सीरीज का एक संपूर्ण संग्रह होगा जिसके माध्यम से आप तैयारी का बेहतर तरीके से घर बैठे आकलन कर पाएंगे। टेस्ट सीरीज दो प्रकार से होगा, एक तो होगा फुल लेंथ, एक होगा सेक्शनल टेस्ट। इसकी कुल संख्या होगी 130। इसी में आपका प्रीवियस ईयर पेपर, क्विज आदि तमाम चीज़ें आपको एप्लीकेशन पे मिल रही है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जाके, साथ ही आप चाहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए लिंक से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखेंगे, जो ऑफर है ये आपके लिए इस सप्ताह उपलब्ध रहेगा। 10 अप्रैल 2024 तक ये ऑफर का लाभ आप यहाँ पर उठा सकते हैं। बस आपको क्या करना है, एप्लीकेशन पर जब आप इस कोर्स वाले सेक्शन में जाएंगे, ये आपको दिखेगा वेलकम, एक प्रोमो कोड या फिर कूपन कोड है, बस इस पर आप लोग टैप कीजिएगा, ये अमाउंट आपका डिक्रीज हो जाएगा। बस इसको टच करना है और यहाँ पर ऑफर का आप ले पाएंगे। चलिए, अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं आज के इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पर हमारा अगला चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के एक मंदिर का प्रसाद पेड़ा और आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा को जीआई टैग दिया गया है। अच्छा, ये भी प्रश्न जो संबंधित है ये जीआई टैग से ही संबंधित है। पहले इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं। करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर डी यानी कि त्रिपुरा। अब आइए संबंधित तथ्यों को हम यहाँ पर देखते हैं। दरअसल अभी हाल ही में त्रिपुरा के 2 उत्पादों को जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक से सम्मानित किया गया या फिर ये दिया गया है। तो पहला जो कह सकते हैं जीआई टैग मिला है, ये प्रसिद्ध त्रिपुरेश्वरी मंदिर का प्रसाद जो पेड़ा है इसे दिया गया, और आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा जो आप यहाँ पर दोनों को देख रहे हैं, दोनों को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो दोनों संबंधित है त्रिपुरा से। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट में एक और जानकारी हमने आपके समक्ष रखा है। इसके अतिरिक्त मथुरा के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को भी जीआई टैग दिया गया, ये रिसेंटली दिया गया, ये तीनों उत्पादों को रिसेंटली जीआई टैग दिया गया। अच्छा, पिछले महीने की बात करें तो मार्च 2024 में जो जीआई टैग दिया गया है प्रमुख उत्पादों को, इसमें यहाँ पर आपके समक्ष रखा गया है कि कटक रूपा तारकासी जो एक प्रकार का चांदी का आभूषण होता है, ये दिया गया जीआई टैग, उड़ीसा से संबंधित है। बांग्लार मलबम को जो कि बंगाल से संबंधित है, इसे दिया गया। रतलाम रियावन लहसुन जो कि लहसुन के एक प्रकार है, उसके बाद ये संबंधित है मध्य प्रदेश से। उसके बाद अंबाजी सफेद संगमरमर जो गुजरात से संबंधित है, इसे। माजुली मुखौटा, माजुली पांडुलिपि पेंटिंग, ये दोनों को दिया गया, असम से संबंधित है। रीसा टेक्सटाइल ये त्रिपुरा से है जो कि मार्च में इसे दिया गया था, मार्च 2024 में जीआई टैग। तो जो भी उत्पाद को जीआई टैग दिया जाता है उस पर आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं 5वें प्रश्न पे। ये प्रश्न आपके समक्ष है कि हाल ही में कच्चा तेवु द्वीप खबरों में है। बताएं कि किस वर्ष इस द्वीप को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच एक समझौता हुआ था, ये यहाँ पर पूछा गया है। और अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ये समझौता हुआ था 1974 में। तत्कालीन प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। आइए संबंधित तथ्यों को यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोग ये ध्यान रखेंगे, विकल्प में जो यहाँ पर लिखा गया है ये मिस टाइपिंग है, यहाँ पर आप लोग सुधार कर लेंगे, यहाँ पर बी होगा। ठीक है, तो कच्चा थे वो भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य में 285 एकड़ में फैला एक द्वीप है। यह द्वीप 1976 तक भारत के अधीन था। लेकिन यहाँ पर अगला पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा कि हालांकि साल 1974 में यानी कि 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति श्री माओ भंडार नायके के साथ
1974 से 76 के बीच 4 समुद्री सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो इसी हस्ताक्षर के फलस्वरूप या फिर इसी समझौते के फलस्वरूप जो कच्चा थिवु द्वीप है, इसका जो स्वामित्व है ये श्रीलंका को सौंप दिया गया था। तो यही यहाँ पर एक्चुअली प्रश्न पूछा गया था, इस द्वीप को लेकर एक समझौता कब हुआ था। तो पहली बार ये 1974 में हुआ था। हालांकि इस द्वीप को लेकर 1974 से 76 के बीच 4 समझौते हुए थे, इसका भी जिक्र यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन में किया है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अभी हाल ही में ये कच्चा तीवू द्वीप जो है ये खबरों में क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है। इस वाले पॉइंट को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। दरअसल हाल ही में तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने द्वीप को लेकर एक आरटीआई आवेदन किया था, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन को लेकर एक आवेदन किया था, जिसका जवाब सामने आने के बाद सियासी घमासान मच गया और ये जिस वजह से खबरों में मामला थोड़ा सा गर्म है। तो ये वजह यही है कि इसी को लेकर राइट टू इन्फॉर्मेशन को लेकर एक मतलब कह सकते हैं आवेदन किया गया था, जिसके बाद से ये खबरों का विषय रहा। कुछ चीज़ें और भी है, अगर डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप लोग इंटरनेट मीडिया वगैरह पे पढ़ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर रीजन यही ध्यान रखिए। और यहाँ पर तस्वीर के माध्यम से जो आप देख रहे हैं भारत और श्रीलंका के मध्य ये यहाँ पर आपको दिख रहा है रेड जो सर्किल आपको दिख रहा है। कुल मिला के बात यहाँ पर यही है कि ये पाक जलडमरू में है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि पाक जलडमरू मध्य आखिर है क्या। तो यहाँ पर हमने ये लिखा कि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत जो कि जाफना जिले के बीच ये पाक जलडमरू है। एक प्रकार से ये भी आप कह सकते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच एक प्रकार से विभाजन का काम करता है ये पाक जलडमरू। तो ये चीज ध्यान रखिए, ये पाक जलडमरू में पाक जो नाम लिखा गया है, आप ये मत सोच लीजिएगा। कई कई बार बहुत लोगों को कन्फ्यूजन भी होता होगा, यहाँ से पाकिस्तान को रिलेट कर लेते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ये किन दो देशों के बीच है तो पाकिस्तान मत लिखिएगा, बल्कि श्रीलंका इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए फिलहाल यहाँ पर इतनी सारी बातें ध्यान रखिए, आगे चलते हैं छठे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किए गए हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, सिर्फ हमें क्या पूछा गया है कि प्लेयर ऑफ द अवार्ड से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर देखिए हमने जो लिखा है विकल्प, इसमें जो आपको दिख रहा है हार्दिक सिंह, इन्हें मिला है पुरुष कैटेगरी में और सलीमा टेटे इन्हें मिला है फीमेल कैटेगरी में, यानी कि महिला वर्ग में। तो दोनों यहाँ से ध्यान रखेंगे, दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा। अतः फाइनल आंसर है उपयुक्त में से ए और बी दोनों। आइए कंप्लीट वो सूची हम लोग देखते हैं इसके विजेताओं की। तो 31 मार्च 2024 को नई दिल्ली में हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 का आयोजन किया गया था। अच्छा, हॉकी इंडिया के बारे में पिछले वीडियो में भी हमने थोड़ी चर्चा किया था, लेकिन अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ये अवार्ड संस्करण 2023 को लेकर जो आयोजित हुआ है। तो इसमें विजेता सूची में सबसे पहला जो अवार्ड आपको ध्यान रखना है, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से अशोक कुमार को सम्मानित किया गया। और इसके बाद वर्ष 2023 का हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार के तहत जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया, यह हार्दिक सिंह को, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी सलीमा टेटे को और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना गया पी.आर. श्रीजेश को। तो ये चीजें ध्यान रखें। पी.आर. श्रीजेश को लेकर हमने आपको जानकारी भी दिया था कि एफआईएच समिति के ये सह अध्यक्ष भी बने हैं। ये कल वाले वीडियो में हमने जानकारी आपके साथ साझा किया था। अच्छा, ये तो रही बात यहाँ पर जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी या फिर गोलकीपर को लेकर के जो हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ दो पॉइंट और हैं कि वर्ष के डिफेंडर के लिए, यानी कि 2023 के सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर के लिए हॉकी इंडिया प्रगट सिंह पुरस्कार दिया गया हरमनप्रीत सिंह को। और इसके बाद वर्ष यानी 2023 के मिडफील्डर के लिए हॉकी इंडिया अजीत पाल सिंह पुरस्कार दिया गया हार्दिक सिंह को। तो ये चीजें यहाँ पर कुछ अलग अलग कैटेगरी है, तो कैटेगरी वाइज भी ध्यान आपको रखना है। यहाँ से अगर प्रश्न बनेंगे तो यहीं से बनेंगे, आपको ध्यान। कुछ और भी थे लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं। फिलहाल इतनी सारी बातें ध्यान आप लोग रखिएगा। चलिए फिलहाल अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले जो हॉकी की चर्चा हुई, कल भी हमने आपको ये तमाम चीजें बतलाया था। ये कुछ ऐसे पॉइंट है जहां से कई बार रिपीटेड मोड में प्रश्न पूछे गए। इसको वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। यहाँ पर कुल 18 पॉइंट है जो कि आने वाले समय में भी आपको यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। चलिए अब यहाँ पर 7वां प्रश्न है कि हाल ही में 1 अप्रैल 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो आरबीआई का अभी हाल ही में 90वां स्थापना दिवस मनाया गया। अतः विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं कि भारत की मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 1934 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। हालांकि एग्जाम में जो पूछा जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई,
तो 1 अप्रैल 1935 आंसर लिखते हैं और यही माना जाता है सही है, क्योंकि आरबीआई ने जिस तिथि से कार्य अपना संचालन शुरू किया था वो तिथि है 1 अप्रैल 1935। सवाल यहाँ पर आप इस प्रकार से भी ध्यान रख सकते हैं कि 1934 के एक्ट के आधार पर ही 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो मूल रूप से ये चीज़ें यहाँ पर जो स्टोरी है इसका ये ध्यान रखिएगा, और अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा स्थापना कब हुई थी तो यही तिथि आप लोग लिखिएगा। हालाँकि यहाँ पर ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, भले ही इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1934 को हुई थी, लेकिन इसका जो संचालन शुरू हुआ था 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, और यही वजह है कि इसकी जो स्थापना तिथि मानी जाती है वो 1 अप्रैल 1935 मानी जाती है। और एक बात यहाँ पर ये भी, इसका जो मुख्यालय था उस समय यानी कि हेडक्वार्टर ये कोलकाता में था। हालाँकि स्थापना के 2 वर्ष पश्चात 1937 में ये अस्थायी तौर पर मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये भी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे आरबीआई से जुड़े हुए कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला पॉइंट है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। और अगला पॉइंट है, हालांकि वर्तमान में इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास जो कि उर्जित पटेल की जगह पर है, और ये 25वें गवर्नर है। और शक्तिकांत दास को लेकर हमने जानकारी आपके साथ कई बार साझा किया है कि 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर के रूप में ये चुने गए। हालांकि ये आरबीआई के दूसरे गवर्नर हैं जो गवर्नर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। पहले गवर्नर थे कौन? तो ये थे रघुराम राजन। ये चीजें ध्यान रखिए। अच्छा, यहाँ पर अगले पॉइंट में हमने लिखा कि 1937 में आरबीआई का जो मुख्यालय ये अस्थायी रूप से कोलकाता से मुंबई में स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, हिल्टन यंग कमीशन की सलाह पर आरबीआई की स्थापना की गई थी, और भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये आरबीआई का लोगो है, और रिसेंटली एनटीपीसी एग्जाम में लोगो से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। इसके लोगो में ताड़ का पेड़ है, और ये आप जो देख रहे हैं ये बाघ है। तो ये ध्यान रखिएगा सर्किल के अंदर, या फिर बोल सकते हैं कि ताड़ का पेड़ और बाघ है आरबीआई के लोगो में। तो लोगो से भी चीजें अब एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस पर भी ध्यान केंद्रित करना है। अगला 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में फिक्की महिला संगठन के 41वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाली है? ये यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा गया है। तो करेक्ट जो आंसर है यह है विकल्प नंबर बी यानी कि जयश्री दास वर्मा। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, उद्योग मंडल फिक्की महिला संगठन दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पुराना महिला केंद्रित कारोबारी संगठन है, और हाल ही में जयश्री दास वर्मा को ये फिक्की महिला मंडल या फिर फिक्की महिला संगठन का 41वां कह सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन यहाँ पर एक जरूरी बात यह भी है कि उन्होंने 40वीं अध्यक्ष सुधा शिव कुमार का स्थान लिया है। तो फिलहाल यहाँ से इतनी सारी जानकारी है। चलिए चलते हैं अगले 9वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि किस देश की मदद से बांग्लादेश में पनडुब्बी यानी कि सबमरीन बेस बनाया गया है, जो कि हाल ही में खबरों में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर यह है चाइना, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आपको इसको लेकर जानकारी दे दूं कि चीन की मदद से या फिर चाइना की मदद से बांग्लादेश में, या फिर यूं कहें कि चाइना ने ही बांग्लादेश में पनडुब्बी बेस बनाया है। यहाँ पर हमने दोनों चीजें मतलब इस तरह का लिखा है। अब इसके पीछे रीजन ये है कि मतलब जो खबरों में है इसके पीछे रीजन क्या है, तो एक सैटेलाइट का तस्वीर, सैटेलाइट से ली हुई तस्वीर जो यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिस वजह से ये अभी खबरों में है। तो यहाँ पर प्रश्न के रूप में हमने इसे शामिल किया है। अच्छा, ये भारत के लिए खतरा कैसे मतलब पैदा कर सकता है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे इसकी मदद से, जो पनडुब्बी बेस है या फिर सबमरीन बेस है, इसकी मदद से चाइना भारतीय नौसेना की जासूसी कर सकता है। तो जिस वजह से ये चीजें यहाँ पर हमने इंडिकेट भी कर दिया है, और इस कारण से नौसेना को खतरा हो सकता है। देखिए अगला पॉइंट है कि इसका जो नाम है, अच्छा ये बहुत भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इस सबमरीन बेस का जो नाम दिया गया है ये बीएनएस शेख हसीना दिया गया है या फिर रखा गया है। इसकी थोड़ी जानकारी हमने आज से कई मतलब महीनों पहले चर्चा किया था आपके साथ, लेकिन अभी हाल ही में जो ये तस्वीर वायरल हुआ जिस वजह से खबरों में रहा, तो पुनः इसे हमने शामिल किया ताकि आपका एक प्रकार से रिकॉल हो जाए, आपको ये चीजें याद हो जाए पुनः से। चलिए आगे बात करते हैं। अभी हम आपको जानकारी दे रहे हैं नौसेना के बारे में। तो कल वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि 19 नहीं बल्कि 29 मार्च 2024 को भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में ऑपरेशन संकल्प के तहत एक ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज अल कंबर को और उसके साथ 23 पाकिस्तानी नागरिकों के दल को बचाया था, जिसे कि समुद्री डाकुओं द्वारा अपहरण कर लिया गया था। तो जिस वजह से ये ऑपरेशन संकल्प खबरों में आया था, और ऑपरेशन संकल्प को लेकर हमने आपको जानकारी दिया था कि भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 19 जून 2019 को भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प शुरू किया था। तो ये चीजें ध्यान रखें, क्योंकि ऑपरेशन संकल्प खबरों में है,
तो पूछे जा सकते हैं। हालांकि इसके अतिरिक्त तो और भी कई प्रकार के ऑपरेशन भारत सरकार चला रही है। कल इसकी चर्चा हमने आपके साथ किया था। आज इसे स्किप करते हैं, चलते हैं 10वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि शॉर्ट में बोले तो जेम पोर्टल सार्वजनिक खरीद के लिए दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना है। तो करेक्ट जो इसका आंसर ये है तीसरा, ये तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में 150 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 8वें और पहले भारतीय फुटबॉलर खिलाड़ी बने या फिर फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं। तो इनका नाम है सुनील छेत्री, जो कि भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान है। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला 12वां प्रश्न आपके समक्ष है कि किस बैंक ने हाल ही में अवैध ऋण देने वाले ऐप्स के प्रसार से निपटने और बढ़ते साइबर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी स्थापित करने की बात कही है। घोषणा एक्चुअली हुई नहीं है, बस ये सारी बातें चल रही हैं। तो इसका जो राइट आंसर वह संबंधित है भारतीय रिजर्व बैंक से। जिस प्रकार से आए दिनों खास करके ये धोखाधड़ी का मामला देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, तो उसी को मतलब एक प्रकार से लगाम कसने के लिए इस प्रकार की मतलब बातें कही गई है। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 265 जिलों में वर्ष 2022-23 में सबसे ज्यादा बाल विवाह किस राज्य में रोके गए हैं। संबंधित सारी जानकारी आपको दी गई है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको लगे कि यहाँ से आपकी हेल्प हो रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।